कहानी की शुरुआत में न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर कॉलेज की छात्रा क्लोई अपनी माँ इरीन को यह बताने के लिए कॉल करती है कि वह घर आ गई है और उसे पता चलता है कि उसके पिता की जन्मदिन की पार्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि उन्हें अचानक काम पर बुला लिया गया है। चूंकि उसके पिता एक पायलट हैं, क्लोई उन्हें खोजने के लिए हवाई अड्डे पर ही रहने का फैसला करती है। इस बीच टीवी रिपोर्टर कैमरून से एक ईसाई महिला संपर्क करती है जो उसे अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी नौकरी के दौरान हर दिन जो भी त्रासदियां देखता है उन्हें बाइबल द्वारा समझाया जा सकता है। क्लोई उसे बीच में रोककर बताती है कि भगवान अतीत के पापों के लिए निर्दोष लोगों को दंडित कर रहे हैं और रहस्यमय तरीके से काम करना कोई बहाना नहीं है। महिला चली जाती है और कैमरून क्लोई को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। इसलिए क्लोई बताती है कि उसकी माँ भी धार्मिक पागल है। पार्किंग में कैमरून के पिता रेफोर्ड ने होस्टेस हैटी से मिलने से पहले अपनी शादी की अंगूठी उतार दी। जब वे हवाई अड्डे में प्रवेश करते हैं, रेफोर्ड क्लो को देखता है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है। हालांकि क्लो खुश नहीं है क्योंकि उसने देखा कि वह होस्टेस के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसे डांटती है क्योंकि उसके माता पिता कुछ समय से उनके रिश्ते में परेशानी का सामना कर रहे हैं। रेफोर्ड बताते हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी और लोग इतने सालों में बहुत बदल जाते हैं। जब से आयरीन धर्म से ग्रस्त हो गई है, उसके साथ रहना असंभव हो गया है। ये देखते हुए कि उसके पिता ने अपनी अंगूठी नहीं पहनी है, क्लो को लगता है कि उसने हैटी के साथ रहने के लिए आज की नौकरी ली है। रेफोर्ड टिप्पणी को अनदेखा करता है और जाने से पहले उसे अपनी कार की चाबियां देता है। इसके बाद क्लो कैमरून के साथ कॉफी पीने के लिए सहमत हो जाती है और वे चर्चा करते हैं कि त्रासदियों के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए लोग कितने पागल हैं। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब एक कर्मचारी उसे लंदन में U2 के लिए 2 टिकट लाता है ताकि वह उन्हें अपने पिता को दे सके, जिसे खोजने में उसे 2 सप्ताह लग गए। इससे साबित होता है कि उसने आज की यात्रा की योजना पहले से बना रखी थी और यह अचानक कॉल नहीं था। निराश क्लो कैमरून को टिकट देती है और उसे डिलीवरी करने के लिए कहती है। जब कैमरून और रेफोर्ड विमान में चढ़ते हैं, क्लो अपने पिता की कार में जाती है और उसकी शादी की अंगूठी ढूंढती है। वह घर जाती है और अपने भाई रेमी को बधाई देने के बाद वह अपनी माँ के साथ बातचीत करने बैठ जाती है। पहले तो बातचीत दोस्ताना होती है, लेकिन जब क्लो हवाई अड्डे पर हुई घटना का जिक्र करती है तो मामला तनावपूर्ण हो जाता है। आयरीन उपदेश देना शुरू कर देती है और क्लो गुस्सा हो जाती है, इसलिए वह चली जाती है। ध्यान बंटाने के लिए क्लो रेमी के साथ मॉल जाती है। लड़का अपने माता पिता के बारे में चिंतित है, लेकिन क्लो उसे आश्वासन देती है कि सब ठीक हो जाएगा और वे गले लगना। अचानक रोशनी चमकती है और क्लो खुद को रेमी के कपड़ों से लिपटा हुआ पाती है क्योंकि वह चला गया है। उसके चारों ओर लोग अपने प्रियजनों को गायब पाते हैं। जैसे ही लोग हर जगह घबरा जाते हैं, एक कार जिसका चालक खो गया था सीधे मॉल में जा टकराती है। क्लो अंदर देखती है और यात्री सीट पर एक मृत व्यक्ति को पाती है। जल्द ही लोग इस मौके का इस्तेमाल दुकानों और लापता लोगों के बैग लूटने के लिए करना शुरू कर देते हैं। बाहर एक विशाल ट्रैफिक जाम ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। रेफोर्ड की उड़ान में कुछ यात्री दोस्ताना बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अन्य परेशान नहीं होना चाहते हैं। एक बार जब विमान सुचारू रूप से उड़ रहा होता है तो रेफोर्ड चुपके से हैटी से मिलने और कैमरून द्वारा दिए गए टिकट दिखाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलता है। विमान की ऊंचाई कम होते ही लोग घबराने लगते हैं, इसलिए रेफोर्ड कॉकपिट में वापस जाता है और पाता है कि उसका सह पायलट चला गया है। वह तुरंत विमान को स्थिर करने के लिए नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। कैमरून सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है क्योंकि लोग अपना होश खो देते हैं और कॉकपिट के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं, कैप्टन से मिलने की मांग करते हैं। हैटी उन्हें शांत करने में विफल रहती है और कैमरून उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कैमरों पर यह देखकर रेफोर्ड केबिन में दबाव बढ़ा देता है और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए उनके पास अपनी सीटों पर लौटने और मास्क का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। फिर रेफोर्ड मदद के लिए रेडियो का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है और उसका फोन काम नहीं कर रहा है। जब सभी शांत हो जाते हैं, रेफोर्ड दबाव को सामान्य कर देता है और यात्रियों से बात करने जाता है। उन्हें अपनी सीटों पर रहने के लिए अपनी आधिकारिक आवाज का उपयोग करता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि इस समय घबराहट उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसीलिए उन्हें अधिक जानकारी मिलने तक शांत रहना चाहिए। बाद में हैटी को पता चलता है कि उसकी साथी परिचारिका भी चली गई है और वह रेफोर्ड से सांत्वना मांगने के लिए कॉकपिट की ओर भागती है क्योंकि वह टूट रही है। चूंकि हर कोई अपनी सीट छोड़ रहा है, कैमरून फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करता है और यात्रियों का साक्षात्कार लेता है। किसी ने भी कुछ अजीब नहीं देखा है और गायब होना तुरंत हुआ, केवल लोगों के कपड़े पीछे रह गए। घबराई हुई महिला कुछ हैप्पी पाउडर लेने के लिए बाथरूम में जाती है और अपनी सीट पर वापस आती है और कहती है कि उसे पता है कि यह सब असली नहीं है। कैमरून उसे
उसे सोने के लिए कहता है, जबकि वह देखता है कि उसके ऊपर यह असली नहीं है लिखा हुआ है, हाथ। एक मुस्लिम व्यक्ति सोचता है कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन एक अन्य यात्री उससे बहस करना शुरू कर देता है। क्योंकि उनके अलग अलग भगवान हैं, इसलिए वे अपनी प्रार्थनाएं साझा नहीं कर सकते। इससे पहले की बात बिगड़े, रेफोर्ड ने घोषणा की कि वह न्यूयॉर्क वापस जा रहा है। मॉल में क्लोय बहुत धक्का मुक्की और संघर्ष के बाद भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है। वह रेमी की तलाश जारी रखने के लिए पार्किंग स्थल की ओर भागती है, लेकिन एक छोटा विमान अचानक जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रेफोर्ड की कार को नष्ट कर देता है, जिससे उसे भागना पड़ता है। क्लोई के पास चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और जब दो बाइक सवार उसके पास से गुजरते हैं तो वे उसके भाई का बैग चुरा लेते हैं। उसी समय पुल पर दुर्घटना होती है और एक स्कूल बस नदी में गिर जाती है। क्लोई यात्रियों की मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बस खाली है। जल्द ही वह शहर पहुंचती है और अपने घर पर फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। हर जगह कारें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और एक एम्बुलेंस घायल लोगों को लेने आती है। क्लोए एम्बुलेंस की ओर दौड़ती है, यह सोचकर कि रेमी पीड़ितों में से एक हो सकती है और पुलिस को उसे पीछे धकेलना पड़ता है। जैसे ही क्लोए शहर से गुजरती है, एक ज्वेलरी स्टोर के कांच के दरवाजे अचानक फट जाते हैं और एक मृत लुटेरा बाहर फेंक दिया जाता है। स्टोर का कर्मचारी बंदूक लेकर बाहर आता है और क्लोए पर तब तक तानता है जब तक वह भाग नहीं जाती। जल्द ही वह अस्पताल पहुंच जाती है, जहां उसे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, अंत आ गया है। टीवी पर वह समाचार देखती है और जानती है कि पूरे देश में लोग गायब हो गए हैं, इसलिए अराजकता तेजी से फैल रही है। अस्पताल अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हताश लोगों से भरा हुआ है और क्लोए प्रवेश द्वार के पास भी नहीं जा सकती। वह पीछे से जाने का फैसला करती है और कांच का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। गलियारों में दर्जनों लोगों को चकमा देते हुए वह नर्सरी में पहुंचती है और पाती है कि सभी नवजात शिशु गायब हैं। जैसे ही वह कमरों की जांच करती है, उसके पीछे एक मां प्रकट होती है और बताती है कि सभी उम्र के उसके बच्चे गायब हो गए हैं, न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी। रेफोर्ड वापस आकर उसे उसी उड़ान पथ पर उड़ता हुआ एक विमान मिलता है और वह पायलट से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। पता चलता है कि दूसरे विमान के दोनों पायलट लापता हैं, लेकिन उसमें अभी भी कुछ यात्री बचे हैं। हैटी अपने यात्रियों से सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है, जबकि रेफोर्ड अपना विमान आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। कैमरून खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि दूसरा विमान आग की लपटों में गिर रहा है। यात्रियों में से एक मुस्लिम व्यक्ति के बैग की जांच करने के लिए ध्यान भटकाता है, यह सोचकर कि उसे वह बम मिल सकता है जिसकी वजह से यह हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। दूसरा व्यक्ति बताता है कि मानवता के पास ऐसा करने की तकनीक नहीं है और सोचता है कि लापता लोगों को एलियंस ने अगवा कर लिया है। कुछ मिनट बाद यात्री हैटी को बुलाते हैं और उसे दिखाते हैं कि पंख पर कुछ अजीब है। हैटी कैमरून को एक तस्वीर लेने और उसे रेफोर्ड के पास ले जाने के लिए कहती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि पंख मुश्किल से टिका हुआ है और विमान को उतारना मुश्किल होगा। ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा है और रेफोर्ड कॉकपिट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वह कैमरून को यह जांचने के लिए भेजता है कि पंख से कुछ गिर तो नहीं रहा है। कैमरून ऐसा करता है और पुष्टि करता है कि विमान से ईंधन खत्म हो रहा है। एक अन्य यात्री यह नोटिस करता है और घबरा जाता है, जबकि एक महिला घबरा जाती है, कहती है कि वह उस स्थान पर वापस जाना चाहती है जहां उसका बच्चा गायब हो गया था। अचानक पंख में आग लग जाती है और विमान हिलने लगता है, इसलिए लोग और भी अधिक घबराने लगते हैं। हैटी और कैमरन सभी को याद दिलाते हैं कि स्थिति को बदतर होने से बचाने के लिए शांत रहना महत्वपूर्ण है। फिर कैमरन रेफोर्ड को अपडेट करता है, जो बताता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ईंधन खत्म होने से पहले न्यूयॉर्क पहुंचने की कोशिश कर सकता है। अंततः आग अपने आप बुझ जाती है और ईंधन की मात्रा के कारण उन्हें अपेक्षा से पहले नीचे जाना होगा। जब क्लो अपने पड़ोस में वापस आती है तो वह बहुत से लोगों को अपने खोए हुए प्रियजनों के लिए शोक मनाते हुए पाती है। उसकी मां के गहने शॉवर में हैं और फोन पर एक ध्वनि मेल है जो केवल स्थिर है। जब क्लो को आयरीन की बाइबल मिलती है तो वह गुस्से में उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर वह स्थानीय पादरी से मिलने जाती है, जो उसे बताता है कि यह परमानंद है और जो लोग गायब हो गए थे वे स्वर्ग गए। वह यहाँ इसलिए है क्योंकि भले ही उसने इतने साल प्रचार करने में बिताए हों, लेकिन उसने कभी भी शब्दों पर सच में विश्वास नहीं किया। भगवान ने सभी बच्चों और विश्वासियों को जल्द ही आने वाले अंधेरे समय से बचाने के लिए ले लिया। यह केवल क्लो को क्रोधित करता है और वह जाने से पहले पादरी पर चिल्लाती है। विमान में रेफोर्ड अपने सह पायलट की चीजों की जांच करता है और एक घड़ी पाता है जिस पर जॉन 3:16 लिखा है, जो एक बाइबल मार्ग है जो दावा करता है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। हैटी दूसरी परिचारिकाओं की चीजें भी साथ ले आती हैं और उन्हें बाइबल अध्ययन से नोट्स वाली एक नोटबुक मिलती है। रेफोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह रैप्चर है
और हैटी को बताता है कि उसकी पत्नी को सब पता था। हैटी को यह हास्यास्पद लगता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। केबिन में एक महिला अचानक सामने आती है और बताती कि उसके पास एक बंदूक है। वह दूसरों से सच बताने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें उसके पति ने उसकी बेटी को लेने के लिए भेजा था। जब कैमरन उसे शांत करने की कोशिश करता है तो नशे की लत वाली यात्री बताती है कि वह एक धार्मिक स्कूल में गई थी और यह घटना परमानंद के वर्णन से मेल खाती है, इसीलिए उसे लगता है कि लापता लोग स्वर्ग चले गए। माँ कहती है कि वह अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती और खुद को मिटाने पर विचार करती है। इसीलिए कैमरून अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ कहानियां साझा करता है जब तक कि वह महिला का मन नहीं बदल देता और बंदूक नहीं ले लेता। कुछ क्षण बाद रेफोर्ड को अंततः रेडियो पर प्रतिक्रिया मिलती है और पता चलता है कि गायब होने वाले लोग पूरी दुनिया में हुए हैं। हवाई अड्डा दुर्घटनाग्रस्त विमानों से भरा हुआ है और वहां उतरना असंभव है, इसलिए रेफोर्ड को अंतर्देशीय जाना होगा। इससे पहले कि रेफोर्ड इन आदेशों के खिलाफ बहस कर सके, रेडियो फिर से काम करना बंद कर देता है। चूंकि कैमरून के पास एक सैटेलाइट फोन है, क्योंकि वह एक रिपोर्टर है, रेफोर्ड उसे क्लो को कॉल करने के लिए कहता है। टिकट के लिफाफे पर क्लो द्वारा छोड़ा गया दुखद नोट दिखाते हुए रेफोर्ड बताते हैं कि वह अपनी बेटी से माफी मांगना चाहते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनके रिश्ते के टूटने में उनकी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि हर बार जब आयरीन भगवान के बारे में बात करती थी तो वह चले जाते थे। इस बीच उदास क्लो पुल के ऊपर चढ़ जाती है। कुछ सेकंड तक नजारे को देखने के बाद वह अपनी माँ से पहले उसके साथ किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। जब वह कूदने वाली होती है तो कैमरून का कॉल आखिरकार उसके फोन पर पहुंचता है और वह रेफोर्ड से बात करती है। वे एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और सहमत होते हैं कि आयरीन सही थी। रेफोर्ड बताते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि उन्हें विमान उतारने के लिए जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते फोन का सिग्नल चला जाता है और कॉल समाप्त हो जाती है। यह जानना कि उसके पिता जीवित हैं क्लो के लिए नीचे आने और शहर वापस भागने के लिए पर्याप्त है, जहां वह तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक परित्यक्त बाइक लेती है। उसी समय रेफोर्ड यात्रियों को उनके बचने की कम संभावना के बारे में बताता है और उनसे प्रार्थना करना शुरू करने के लिए कहता है। जब विमान नीचे जाने लगता है, क्लो एक निर्माण स्थल पर पहुंच जाती है और सभी वस्तुओं को दूर धकेलकर क्षेत्र को साफ करने के लिए एक ट्रक पर चढ़ जाती है। वह कैमरन को कॉल करने की कोशिश करती है और सौभाग्य से सिग्नल वापस आ जाता है, इसलिए वह अपने पिता को बता पाती है कि उसने उनके उतरने के लिए एक जगह ढूंढ ली है। विमान का मार्गदर्शन प्रणाली काम नहीं कर रही है, इसलिए कैमरन क्लो से कंपास ऐप खोलने और उन्हें अपने स्थान के निर्देशांक देने के लिए कहता है, इससे पहले कि कॉल अचानक फिर से समाप्त हो जाए। कैमरून फिर अपने फोन के नक्शे पर निर्देशांक डालता है, जिसका उपयोग रेफोर्ड विमान को सही दिशा में उड़ाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में करता है। हालांकि अभी भी बहुत अंधेरा है, इसलिए वह सही जगह नहीं ढूंढ सकता। मामले को बदतर बनाने के लिए विमान का ईंधन आखिरकार खत्म हो रहा है। उस समय क्लो फिर से उनके फोन कनेक्ट करने में कामयाब हो जाती है और रेफोर्ड उससे एक बड़ी लाइट मांगता है, क्योंकि ट्रक में पर्याप्त नहीं है। पास में कुछ गैस टैंक हैं, इसलिए क्लो उन्हें ईंधन से ढक देती है और एक लाइटर फेंकती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। आग की लपटें रेफोर्ड को दिखाई देती हैं और वह उस दिशा में उतरना शुरू कर देता है। क्लो वापस ट्रक में कूद जाती है और रास्ते से हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह आग से इतनी विचलित हो जाती है कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान नीचे जाते समय कुछ केबलों से टकराता है, लेकिन इससे केवल थोड़ा कंपन होता है। जल्द ही यह जमीन पर पहुंच जाता है और पीछे के पहिए बाहर नहीं आने के कारण झुक जाता है। पूंछ और एक पंख जमीन से घसीटे जाते हैं, लेकिन रेफोर्ड विमान को सही तरीके से खड़ा करने में कामयाब हो जाता है और पंख ट्रक में क्लो से बचने के लिए ठीक समय पर ऊपर चला जाता है। विमान कुछ और मील आगे खिसकता है, रास्ते में कई चीजों से टकराता है। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत बड़े गैस टैंक से भी टकराने वाला है, लेकिन शुक्र है कि यह सबसे बुरा होने से पहले ही रुक जाता है और सभी सुरक्षित हैं। जबकि क्लो द्वारा लगाई गई आग फिर से भड़क जाती है, हैटी इन्फ्लेटेबल स्लाइड निकालती है ताकि सभी लोग विमान से बाहर निकल सकें। क्लो कैमरन और रेफोर्ड को गले लगाने के लिए दौड़ती है, जो स्वीकार करता है कि उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। वह उसे अपनी और अपनी मां की शादी की अंगूठियां देती है, इससे पहले कि हर कोई दूर शहर की ओर मुड़े, सभी आग को नोटिस करे। कैमरून का कहना है कि यह दुनिया का अंत है, लेकिन क्लोई को लगता है कि यह तो बस शुरुआत है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।